नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है स्टडी विद नोडियालजी में, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था प्रागैतिहासिक काल से, जहाँ मध्य ऐतिहासिक काल पे हम आए और उसके बाद नवपाषाण काल पर आए एवं हमने नवपाषाण काल की प्रमुख चीज़ें पढ़ी तथा हमने ताम्र संस्कृति पढ़ी कि तांबे का कैसे यूज हुआ है नवपाषाण काल में। अब हम उससे आगे चलते हुए प्राचीन भारत के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख विकास, इसका विकास कैसे हुआ एवं इसके प्रमुख स्थल एवं प्रमुख स्थलों से खोजी गई चीज़ें। इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो ये वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारत के इतिहास में सबसे पुराना व दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशनों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 4500 साल पहले, जो आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4500 साल पहले 2600 बीसी में एक शहरी सभ्यता की तरह अस्तित्व में आई। जब दुनिया में बारबेरियंस का युग था, बारबेरियंस में जब सारे लोग एक एक जंगली हिसाब से रह रहे थे, एक असभ्य हिसाब से रह रहे थे, उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता एक आदर्श सभ्यता के पैमानों पर खरा उतर रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे इतिहास का वह पहलू है जिसने कॉलोनियल जैसे दमनकारी ऑपरेसिव सिस्टम के सांस्कृतिक वर्चस्व को चुनौती देने में काफ़ी मदद की। वो सांस्कृतिक वर्चस्व जो है बता रहा था कि केवल पश्चिमी ही सभ्य है एवं पूरब हमेशा से असभ्य, जंगली एवं असांस्कृतिक था, जिसके पास गर्व करने जैसा कुछ भी नहीं था। इसी के आधार पर अंग्रेजों ने अपने 200 वर्ष के लंबे रूल को जस्टिफाई किया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ब्रिटिश जो यहाँ पे आए, इन्होंने लगभग 200 साल तक यहाँ पर राज किया और उन अपनी दमनकारी नीतियों को, दमनकारी सिस्टम और अपने सांस्कृतिक वर्चस्व को हम पर थोपा। उनके अनुसार यह लगता था कि इंडिया पहले से असभ्य है, क्योंकि तब तक हड़प्पा सिविलाइजेशन को खोजी नहीं गई थी, ऐसी कोई सिविलाइजेशन खोजी नहीं गई थी। इसके अनुसार उन्हें लगता था कि जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है वो बहुत ही असभ्य था, क्योंकि जब वो यहाँ आए तो उस टाइम वहाँ की इंडिया की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। ये देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ तक कि महान अंग्रेज दार्शनिक जेम्स मिल जो गणतंत्र और स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे, उन्होंने भी अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो 1817 में लिखी गई थी, में अंग्रेजी उपनिवेशवाद को समझाते हुए साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म पर का समर्थन किया था। जो महान दार्शनिक जेम्स मिल थे, उन्होंने भी, जो गणतंत्र और स्वतंत्रता को बहुत मानते थे, उन्होंने भी अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में यही बात कही कि साम्राज्यवाद सही है। जेम्स मिल का मानना था कि अंग्रेज भारत में हमारी भलाई एवं हमें सभ्य करने आए हैं, लेकिन पश्चिम का यह घमंड तब टूटा जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1861 में की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय, ने भारत में कई उत्खनन किए। तो यह बात करते हैं कि 1817 में जब जेम्स मिल ने एक बुक लिखी और उसमें उसके अनुसार उन्होंने लिखा था कि इंडिया के लोग मोस्टली असभ्य हैं और जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए हैं वो हमें डेवलप करने आए हैं, हम एवं सभ्य हैं और हमें डेवलप कर सकते हैं। तो उनके अनुसार यह था कि बिना उनकी मदद के इंडिया डेवलप नहीं हो सकता। तो जब 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने कई जगह उत्खनन किए, जब उन्होंने एक्सकेवेशन किए, तो उनमें सांची स्तूपा, सारनाथ और महाबोधि जैसे मंदिर स्थल थे, जिनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर और बहुत ही डेवलप्ड आर्किटेक्चर था। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कवरी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, जब उन्होंने हड़प्पा की खुदाई की। इस खोज ने दुनिया भर के इतिहासकारों को हैरान कर दिया तथा अंग्रेजों का वह भ्रम भी तोड़ा कि वह सभ्य हैं एवं इंडिया के लोग असभ्य हैं, जिनमें क्योंकि यह अपने समय इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज ने ब्रिटिशर्स का मिथ तोड़ते हुए यह बताया कि जब यूरोप बारबेरियन से जूझ रहा था, तब इंडिया में एक शहरी अर्बन सिविलाइजेशन हर रोज नई ऊंचाइयां छू रही थी। ये कहानी उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की है जिसने भारतीयों को खुद के इतिहास पर गर्व करने का एक मौका दिया तथा यह बताया कि सभ्यता पर वेस्ट का मोनोपोली नहीं हो सकती। आइए विस्तार से पढ़ते हैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को। डिस्कवरी एवं खोज। भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, तब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन को जाता है। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। तब राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में
हड़प्पा की तथा राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द हड़प्पा साइट। ये हड़प्पा की साइट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरानी प्रकार से एक व्यवस्थित शहर दिखाया जा रहा है जहाँ पे सारे लोग व्यवस्थित ढंग से रह रहे हैं। ये हड़प्पा की साइट है। एवं आप नीचे देख सकते हैं ये मोहनजोदड़ो की साइट है। आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो का स्नानागार। इसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता तथा कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसे अलग अलग प्रकार में हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि ये हड़प्पा सबसे पहले खोजी जाने वाली साइट हड़प्पा थी, तथा सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि सिंधु घाटी जो इंडस वैली है उसी के आसपास इसकी मेजोरिटी जो साइट मिली है इंडस के आसपास में मिली है। दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तथा सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे सरस्वती नदी बहती है उससे लेकर सिंधु नदी के बहने तक के बीच के सारे क्षेत्र को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। एवं कांस्य युगीन सभ्यता भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि वहाँ लोग कॉपर का ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए थे, उसके बाद कांसे का इस्तेमाल करने लगे थे। इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो कांसे का इस्तेमाल किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, अगर हम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखें तो हड़प्पा के 4 प्रमुख स्थल हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ में इसका जो आखिरी पॉइंट है वो मांडा, तथा अगर आप देखें साउथ में देखें तो ये महाराष्ट्र का दैमाबाद, अगर आप ईस्टर्न में देखें तो ये आलमगीरपुर मेरठ में, तथा अगर आप वेस्ट में देखें, पश्चिम में देखें तो यह बलूचिस्तान के आसपास कहीं पे है, सूदकांगेडोर में है, जहाँ से इनकी खुदाई के समय इनकी साइट्स मिले हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं। तो पहले अगर बात की जाए मांडा के बारे में, तो मांडा यह जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर है। जो मांडा एक साइट मिली है नॉर्दर्न में, तो ये जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले के चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर है। इसकी खोज 1982 ईस्वी में जगपत जोशी ने करवाया। जगपत जोशी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसकी खोज करवाई। यह इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। अगर नॉर्दर्न स्थल देखा जाए तो मांडा सबसे नॉर्दर्न स्थल है। आलमगीरपुर यह मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई तथा उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया, जो खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। यह इस सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। तो अगर पूर्वी स्थल देखा जाए तो पूर्वी स्थल अगर देखा जाए तो ये है आलमगीरपुर यूपी में। दैमाबाद यह महाराष्ट्र के अहमदनगर, अगर साउथ में देखा जाए तो दैमाबाद यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाईं तरफ है। यहाँ से तांबे का रथ, एक शैरियट मिला था जो कॉपर से बना हुआ शैरियट था, तांबे का रथ बना हुआ मिला। दैमाबाद इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। अगर देखा जाए तो दैमाबाद जो है सबसे दक्षिणी स्थल है। और बात करते हैं अगर सूदकांगेडोर, जो कि इसका सबसे पश्चिम की तरफ आखिरी जो इसकी बाउंड्री है वो बलूचिस्तान में दाश्क नदी, बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे दाश्क नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क ऑरेनस्टाइन ने की थी। आप नोट कर सकते हैं, सर मार्क ऑरेनस्टाइन ने की थी। इसका एक दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था। तो जो ये सूदकांगेडोर में जो दुर्ग बना हुआ था वो एक कैसी प्राकृतिक चट्टान पर बना हुआ था। ये आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो आप देख सकते हैं हिंदू कुश पर्वत के आसपास में दिख रहा है। ये हिंदू कुश पर्वत के आसपास में दिख रहा है। यहाँ पे हिमालय आप देख सकते हैं, ये गंगा वैली है और ये थार डेजर्ट है। और जो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का पार्ट आता है, जहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन फली फूली और आगे बढ़ी। और यहाँ पे देख सकते हैं शैरियट जो दैमाबाद महाराष्ट्र से मिला। ये शैरियट आप देख सकते हैं यहाँ कैसे यह कांसे से बना हुआ है, तांबे से बना हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बेसिक फीचर के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति कही जाती है, क्योंकि प्रथम बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ। काल निर्धारण कार्बन डेटिंग के अनुसार जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य है। तो अगर देखा जाए इसका टाइम टेन्योर देखा जाए तो ये 2500 से 1750 ईस्वी तक है। यह वो समय था जब मानव उत्कृष्ट नगरीय सभ्यता का निर्माण कर रहे थे। हड़प्पा स्थलों से मिली जानकारी जानवरों में, मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंस या सूअर की हड्डियां मिली, जिनसे स्पष्ट है कि जानवर पालतू थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि यह सभ्यता डेवलप कैसे हुई, सिटीज़ कैसे डेवलप हुई। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो जनरली ह्यूमन
अपने छोटे छोटे क्लैंस बनाने लग गए थे। वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, खेती कर रहे थे, लेकिन खेती के बाद जो उनका सरप्लस जो उनके पास बाद में जो कुछ बच जाता था, कोई चावल बच गया किसी के पास, किसी पे धान बच गया, किसी पे गेहूं बच गया, किसी पे फ्रूट्स बच गए, तो वो क्या करते थे, उनको एक परफेक्ट जगह पे लाकर एक जगह उनका वस्तु विनिमय करते थे। अगर आप देखा जाए तो इस समय के अनुसार अब कोई करेंसी नहीं चलती थी, वस्तु विनिमय होता था, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ें दी जाती थी, तो वही चल रहा था। तो उन्होंने एक परफेक्ट जगह चुना, एक ऐसा जगह चुनी जो किसी नदी किनारे थी, जहाँ पे उन्हें वाटर सिस्टम मिल जाए, पानी मिल जाए, जहाँ पे तो वहाँ पे आकर वो चीज़ें बेचना शुरू कर दिया था। तो वहीं धीरे धीरे करते करते यह जो कंडीशन होती गई, तो वही वहीं पे सेटल होने लग गए, वहीं पर रहने लग गए और अपने लिए अच्छी चीज़ें, डेवलप्ड चीज़ें बनाने लग गए। और उसी के अनुसार धीरे धीरे एक शहर विकसित होते गया, जो एक धीरे धीरे उसने एक सभ्यता का नाम ले लिया। अब बात किया जाए सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, तो अगर बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, तो ये है हड़प्पा। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है, जो कि पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, वर्तमान में इसकी स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है, जिसकी खोज, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने, तब तथा दोबारा जिसकी खुदाई करी वो माधो स्वरूप वत्स ने की 1926 में, तथा व्हीलर ने 1946 में की। लेकिन अगर देखा जाए तो राय बहादुर दयाराम साहनी को श्रेय जाता है हड़प्पा की खुदाई का पहली बार। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। वर्तमान में इसकी स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है, जिसकी प्रथम बार खुदाई राखलदास बनर्जी ने की, तथा उसके बाद मैके ने की। चंदूहड़ो की अगर बात की जाए, चंदूहड़ो सिंधु नदी के किनारे, इसकी वर्तमान स्थिति जो है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान का नवाबशाह जिला था। इसकी पहली बार खुदाई 1925 में मैके ने की। उसके बाद एनजी मजुमदार जो बहुत अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने भी 1931 में की है। अगर बात की जाए कालीबंगन, तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे था, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में, जो कि इंडिया में इसकी एक लोकेशन मिल रही है। था अमलानंद घोष ने 1951 में इसकी खुदाई की, जिसमें वीवी लाल, उसके बाद वीवी लाल एवं बी के थापर भी थे। कोटदीजी देखा जाए तो कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान। रंगपुर की अगर बात की जाए तो रंगपुर मादन नदी के किनारे था, गुजरात का काठियावाड़ जिला। अगर बात की जाए रोपड़ की, तो ये सतलज नदी के किनारे था, तथा सतलज नदी के किनारे था। अगर बात की जाए रोपड़ का, तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे था, जो वर्तमान में पंजाब के रोपड़ जिले में है। इसकी जो उत्खनन करता थे वो यज्ञदत्त शर्मा जी थे। वैसे ही लोथल की अगर बात की जाए तो लोथल भोगवा नदी के किनारे था, गुजरात का अहमदाबाद जिला। और इसकी दोबारा से एक बार फिर से जो उत्खनन करता थे वो रंगनाथ राव जी थे। आलमगीरपुर की बात की जाए तो यह हिंडन नदी के किनारे, जो कि आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न जो सबसे पूर्वी जो पार्ट है वो आलमगीरपुर है, तो यह उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला था। यज्ञदत्त शर्मा जी ने यह खुद उत्खनन करता था इसके। अगर बात की जाए सुद कांगेडोर की, तो ये दाश्क नदी जो हम प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं, तब पाकिस्तान के मकरान में, जो कि बलूचिस्तान में पार्ट आता है, समुद्र तट के किनारे हैं, जिसकी खोज पहली बार 1927 में ऑरेल स्टाइन ने की। बनमाली देखा जाए तो बनमाली रंगोई नदी के किनारे था, हरियाणा का हिसार जिला है, जो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और भारत में एक और साइट है जिसका जो है धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, जो गुजरात के कच्छ जिले में है। और एक आखिरी साइट है जो सोदकाह था शादी कौर नदी के किनारे है, जो दक्षिणी बलूचिस्तान में है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, सम फैक्ट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम कुछ फैक्ट देखे जाए इसके एंड में, इसके साथ अगर कुछ फैक्ट देखे जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो सबसे पहला फैक्ट देखा जाए तो धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल है उसमें धौलावीरा को 2021 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। अगर देखा जाए पर्सपेक्टिव में पूरा, तो सबसे पहला स्थल मोहनजोदड़ो है। अगर देखा जाए भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, तथा घग्गर नदी के किनारे, जिसकी खोज 1963 में सूरभाजन ने की, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट रहे होंगे।
तथा लोथल एवं सूदखोरदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। अगर बात की जाए, लोथल एक साइट है जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ी है, तथा सूदखोरदा जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, बंदरगाह यानी पोर्ट थे, वहाँ से दूसरे सिविलाइजेशन के साथ ट्रेडिंग की जाती, जहाँ से सामान इधर से उधर पहुँचाया जाता था। यहाँ पे जुते हुए खेत मिले हैं जहाँ पे खेती की जाती थी, तथा नक्काशीदार ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, जो स्पेशल उन पे नक्काशी की जाती थी ईंटों पर, उनका साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग मिलती है, सबसे बड़ी इमारत मिलती है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार मिलता है, जहाँ पे एक वो सामूहिक रिचुअल के लिए रहा होगा, जहाँ पे सामूहिक रिचुअल को मनाते थे, और वो काफ़ी बड़ी स्नानागार था, जहाँ पे सामूहिक किसी विशेष दिन एक स्नान, सारे लोग मिलकर स्नान करते थे और किसी विशेष विशेष पूजा में शामिल होते थे। अगर इसमें अगला देखा जाए तो अग्निकुंड लोथल व कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड का मीन्स हो गया जैसे आज यज्ञ वेदिकाएं बनती हैं, उसी प्रकार से अग्निकुंड बने हैं जो लोथल व कालीबंगन से मिले हैं। और लोथल, जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो लोथल सिंधु घाटी का बंदरगाह था, तो यहाँ से मिले हैं। अगला अगर इसमें देखा जाए फैक्ट, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिला पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की उत्कीर्ण मूर्ति मिली है। अगर इसमें देखा जाए तो मोहनजोदड़ो से एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है, वो मिली है 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की उत्कीर्ण मूर्ति मिली है, जिसको किसी स्टोन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टोन पर उत्कीर्ण किया गया है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। अगर देखा जाए इस मूर्ति को, तो आप देख सकते हैं इसके चारों ओर यहाँ पे कई प्रकार के एनिमल हैं, जो चारों ओर यहाँ पे, ये बीच में कोई बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, और इनके चारों ओर यहाँ पे गेंडा, हाथी, अलग अलग जानवर, यहाँ पे शेर यहाँ पर बने हुए हैं। तो इससे आइडिया लगाया गया आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा कि ये जो भी कोई पुरुष रहे होंगे, इन्हें आद्य पुरुष कहा गया, आद्य शिव कहा गया। मनके बनाने के कारखाने, अगर बात की जाए मनके बनाने के कारखाने, तो जो मनके यहाँ पे बनते थे, मनके मीन्स जो श्रृंगार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तो ये लोथल एवं चंदूहड़ों से मिले हैं। तो ये जो मनके बनाने के कारखाने, ये लोथल एवं चंदूहड़ों से मिले हैं। हड़प्पा, अब बात की जाए इस समय के मोहरों की, तो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। श्रृंगी पशु में एक कोई ऐसा पशु मिला है जिसकी, ये आप देख सकते हैं, इस वाले में आप देख सकते हैं कि एक ऐसा ये मोहर है, या आयताकार मोहर है, आयताकार आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल शेप में है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से कुछ कुछ लिखा भी गया है अलग प्रकार से, क्योंकि उस टाइम की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, ये अपने भावों को उस प्रकार से चित्रों के अनुसार प्रदर्शित करते थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक सिंग वाला कोई श्रृंगी मिला है, जो कि इनकी मुद्राओं पर था, जो करेंसी उस टाइम ये इस्तेमाल करते थे, या कुछ सील इस्तेमाल करते थे, या ट्रेडिंग के लिए जब कहीं जाते थे, तो ये पहचान होती थी कि ये कहाँ से आया है। तो यह पहचान थी कि यह इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्योंकि उस टाइम के अनुसार यहाँ इंडिया में अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग सिविलाइजेशन का अलग समान समय में चल रही थी। जैसे अगर देखा जाए तो उस टाइम वर्ल्ड में चाइनीज सिविलाइजेशन अगर देखा जाए तो चाइनीज सिविलाइजेशन, नाइल सिविलाइजेशन एवं काफ़ी अन्य सिविलाइजेशन चल रही थी, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन चल रही। तो अगर इन सील से, क्योंकि यहाँ की जो सील है वो मेसोपोटामिया में भी मिली हैं, और मेसोपोटामिया की सील यहाँ पे भी मिली हैं, तो इससे यह पता लगता है कि उस टाइम का जो ट्रेडिंग है वो कहीं ना कहीं आपस में भी होता था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन एवं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में होता था। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में यहाँ पे सील में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया जा रहा है। जब आप देख सकते हैं कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए आ रहा है, जो कि इस ओर इशारा करता है कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, प्रकृति के काफ़ी पास में थे। क्योंकि प्रीवियस सेक्शन में इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे भी पशुओं को काफ़ी दिखाया गया, उनके बीच में आद्य शिव यानी एक पशुपतिनाथ दिखाए गए हैं। एक आप सील में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो सील इस्तेमाल की जा रही है, वहाँ पे भी एक पशु को दिखाया गया है, तथा यहाँ पे मातृ देवी दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि मातृ देवी की मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली हैं, जो बताता है कि यहाँ मातृ देवी के बारे में बताता है कि इस टाइम पे नेचर को पूजा जाता, मातृ शक्ति को पूजा जाता था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो पार्ट 2 में हम इस समय की कृषि, इस समय का पशुपालन, इस समय की जो कंस्ट्रक्शन था मकानों का वो कैसा होता था, ये हम सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। था इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, कि इतनी डेवलप्ड सभ्यता आखिर डिक्लाइन कैसे हुई, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, जो जल्दी आपको मिलेगा।
तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन बटन दबाइए। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूकेपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन इंस्टाग्राम पे, द स्टडी विद नोटियालजी पे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।